साल था 1945 और हिंदुस्तान के किसी कोने में सितारों की छत के तले एक शख्स सिगरेट के धुएं के साथ हवा में कुछ ख्याल उड़ा रहा था और सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा की ऊंचाइयों तक ले जाए। काम इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। और कुछ ऐसा ही आलम था इस शख्स का भी, जिसने 15 साल की मेहनत के बाद बॉलीवुड को दिया वो नायाब हीरा, वो बेमिसाल तोहफा जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस नायाब हीरे का नाम है मुगले आजम। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। वो शख्स जो सालों तक सिगरेट के धुएं में ख्याल और ख्वाब उड़ाता रहा था, उस इंसान को दुनिया के आसिफ के नाम से जानती है, जो मुगले आजम जैसी लार्जर देन लाइफ फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे। तारीख थी 4 अगस्त सन 1960। वेन्यू था थिएटर मराठा मंदिर मुंबई और मौका था फिल्म मुगले आजम का प्रीमियर। तारीख गवाह है दोस्तों कि इस फिल्म को देखने के लिए जनता का सैलाब जिस तरह उमड़ कर आया था, वैसे बॉलीवुड के इतिहास में आज तक किसी फिल्म के लिए नहीं आया। टिकट की खिड़की खुलने से 3 दिन पहले से ही दर्शकों ने मराठा मंदिर के बाहर लाइन लगा दी थी। लोग अपने परिवार वालों के साथ लाइन में बिस्तर लेकर बैठ गए थे और वहीं सोते जागते भी रहे। घर से बीवियां और परिवार वाले खाना पैक कर कर लाते थे अपने लाइन में लगे रिलेटिव्स के लिए। इतनी बड़ी ओपनिंग किसी फिल्म को ना मिली है और शायद ना मिलेगी। और क्यों ना हो, आखिर जिल्ले इलाही बादशाहों के बादशाह अकबर आजम की दुआएं ऊपर वाले ने कबूल जो कर ली थी। आज से 380 बरस पहले इस अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबर आजम है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरज़ू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबर आजम की है। आखिर मंजिले मकसूद आ पहुंची और उस शहंशाह ने, जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फकीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की इल्तिजाएं कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा साथ देता। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह और जिल्ले इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई,
अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम और निशान न बना। योद्धा की गोद उसकी रहमत से आबाद हो। मुबारक हो, दिल्ले इलाही को मुबारक हो। खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। दिल्ले इलाही को चार्ल्स का बेटा और मुगल सल्तनत को वलीअहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमत का पैगाम लेकर आई हो। लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। इस सीन की शूटिंग के वक्त अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर को के आसिफ ने नंगे पांव तपती गरम रेत में चलने को कहा। पृथ्वीराज साहब ने झट से अपने जूते उतारकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सौंप दिए और आग उगलती तपती रेत पर शॉट देने को तैयार हो गए। अकबर का जज्बा देख के आसिफ ने भी अपने जूते उतार दिए और पृथ्वीराज कपूर से कहा कि जब तक आप नंगे पांव हैं मैं भी आपके साथ नंगे पांव रहूंगा। और इस तरह के आसिफ खुद भी कैमरे के पीछे नंगे पांव ही दौड़ते रहे। रिश्तों और इंसानियत की कदर की बड़ी मिसाल है ये घटना। इसी तरह कई और किस्से हैं मुगल आजम के जो ये बयां करते हैं कि मुगल आजम एक ऐतिहासिक फिल्म क्यों बनी। के आसिफ एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थे और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। फिल्म में शहजादा सलीम जब 14 साल तक जंग के मैदान में परवरिश पाकर अपने महल की तरफ रवाना होते हैं तो के आसिफ ने उनकी वापसी का सीन दर्शाने के लिए एक हिल स्टेशन की सड़क को फाइनल किया। प्रॉब्लम छोटी सी थी कि सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स के पोल थे। के आसिफ ने अपनी फिल्म के सिर्फ 2 शॉट शूट करने के लिए उस पूरे इलाके में से स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स को उखड़वा दिया और शूटिंग के बाद उन्हें फिर वापस लगवाया। इसी तरह एक गजब की बात मधुबाला के लिए भी कही जाती है कि उनके प्रिजन के अंदर के सीन दर्शाने के लिए के आसिफ ने असली लोहे की चेन्स बनवाई जो बिल्कुल उन दिनों के कैदियों की तरह वजनदार हुआ करती थीं। मधुबाला उन चेन्स को पहनकर खड़ी रहती थी तब तक जब तक कि ब्रेक अनाउंस नहीं होती थी। इस सीन की शूटिंग के वक्त मधुबाला की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उनका इलाज चल रहा था, मगर अपने चेहरे पर दर्द और दुख के सच्चे एक्सप्रेशंस लाने के लिए उन्होंने के आसिफ की बात मानी और आखिर उस जिद्दी और पागल कहलाने वाले डायरेक्टर के आसिफ ने दुनिया को दिया अनारकली का वो तोहफा जो भुलाए नहीं भूलता। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए।
मुग़ल आज़म का नाम सुनते ही सबसे पहले कानों में गूंजता है इस महान फिल्म का संगीत, जिसे नौशाद साहब ने बड़ी बारीकी से पिरोया। नौशाद साहब मुग़ल आज़म के संगीतकार तो थे ही, लेकिन उसके साथ वो के आसिफ को बतौर सलाहकार कई जगह सलाह भी दिया करते थे। एक दिन नौशाद साहब लच्छू महाराज को अपने साथ के आसिफ से मिलाने के लिए ले गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लच्छू महाराज जो हैं, he is the direct descendant of ईश्वरी प्रसाद जी, who is the first known कथक teacher in the world। खैर, लच्छू महाराज को लेकर नौशाद साहब के आसिफ से मिलने गए और वहाँ उन्होंने डायरेक्टर साहब से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि वो फिल्म के इस गीत के लिए कोई फिल्म डायरेक्टर ना लेकर एक क्लासिकल डांस टीचर से इस गीत को डिज़ाइन करवाएं। के आसिफ ने बिना हेजिटेशन के लच्छू महाराज से कहा कि आप ही को ये गाना कोरियोग्राफ करना है। लच्छू महाराज ने पूछा, लेकिन गाना कौन सा है? और जैसे ही के आसिफ ने लच्छू महाराज को गाना सुनाया तो लच्छू महाराज रो पड़े। के आसिफ साहब घबरा गए और नौशाद साहब को पूछा कि भाई क्या बात है, ये डांस वाला गाना है और लच्छू महाराज रोने लगे। तब नौशाद साहब ने बताया कि लच्छू महाराज के वालिद यानी उनके पिताजी वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ करते थे और इस गाने की अस्थाई उन्हीं के म्यूजिक से ली गई है। ये सुनते ही के आसिफ खुश हो गए और उसके बाद लच्छू महाराज ने इस गीत को दिल लगाकर सजाया, जिसे नौशाद साहब ने बहुत बारीकी से अपने म्यूजिक में पिरोया था। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मोहे पनघट पे हाँ मोरी
शहनशाह अकबर जो एक मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने महारानी जोधाबाई जो कि एक राजपूत घराने की पैदाइश थीं, उनसे निकाह कर ये साबित कर दिया कि जात पात और धर्म के भेदभाव इंसान की ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। ठीक उसी तरह नौशाद साहब ने भी इस खूबसूरत गीत को पिरोकर एक बार फिर उसी जज्बे को कायम कर दिया। दोस्तों, इस फिल्म के सेट्स को लेकर भी मुग़ल आज़म काफ़ी चर्चा में रही थी कि आसिफ इतने परफेक्शनिस्ट थे कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए एक्टर्स की ज्वेलरी भी कोई फेक ज्वेलरी नहीं इस्तेमाल की, बल्कि असली मोतियों के हार और असली हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया। साथ ही ज़िल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के महल की शान और शौकत को दर्शाने के लिए उन्होंने शीश महल का सेट लगाया। इस शीशों से जड़े सेट को लगाने के बाद सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर साहब भी परेशान हो गए कि सेट पर लाइटिंग कैसे करी जाए, क्योंकि चारों तरफ शीशे ही शीशे थे। परेशानी को सुलझाने के लिए इटली से सीनियर कैमरामैन आए और सेट की इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने कह दिया कि इस सेट पर शूटिंग नहीं हो सकती। लेकिन आर.डी. माथुर साहब भी किसी की ना सुनने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आखिरकार एक स्पॉट ऐसा ढूंढ ही लिया जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन बाकी जगह नहीं जाती थी। माथुर साहब ने के आसिफ को ये खबर दी और आगे जाकर दोस्तों यही फिल्म के वो शॉट्स हैं जिन्होंने मुग़ल आज़म को दी मुग़ल आज़म बना दिया। ये गीत था जब प्यार किया तो डरना क्या।
प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगल आजम को मुकम्मल होने में 10 साल लग गए। शीश महल का सेट बनाने में 2 साल और 15 लाख रुपए लगे, जो उस वक्त पूरी फिल्म के बजट से भी ज्यादा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और बागी बेटे सलीम की जंग के सीन्स में इस्तेमाल हुए 2000 ऊंट, 400 घोड़े और साथ में 8000 इंडियन आर्मी के फौजी। जिल्ल-ए-इलाही के हुजूर में साहिब आलम का पैगाम है। आवाज बुलंद पड़ जाए। बराम ताजदार हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मालूम हो कि मैं वली अहद सल्तनत शाहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इस इत्तलानामे के जरिए अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता हूं। मेरा मुतालबा है कि जिल्ल-ए-इलाही अनारकली को मेरी बेगम और हिंदुस्तान की होने वाली मलिका तस्लीम करें, और जिल्ल-ए-इलाही ये भी तस्लीम करें कि मैं उसी तैमूरी नस्ल का खुददार शाहजादा हूं, जिसके ताजदार मजहब मिल्लत की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी की मलिका चुनते आए हैं। लिहाजा मुझे भी अपनी मर्जी की मलिका चुन लेने का हक है, और मैं इस हक का इस्तेमाल करता हूं। अगर जिल्ल-ए-इलाही को मेरे फैसले से इनकार है तो जवानी की खुमार में डूबी हुई इस तहरीर को आखिर तक पढ़ो। नाचीज की जबान माजूर है। आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बयान हो, बयान हो। अगर जिल्ल-ए-इलाही को मेरे फैसले से इनकार है तो वो समझ लें कि बगावत हो चुकी। बखुदा ये उनकी बगावत हमें मंजूर है। वक्त मुबारक से कहो हमारे बागियों की फहरिस्त में एक आशिक का नाम भी लिख ले। मान सिंह काबिला होगा, माबदालत बनफ्स रफी इस जंग में शरीक होंगे। क्या आज महारानी भूल गई कि ये रस्म हमेशा उन्हीं के हाथों से अदा होती आई है? जिल्ल-ए-इलाही, महारानी फरमाती हैं कि वो मजबूर है। साहिब आलम के कत्ल के लिए वो तलवार नहीं दे सकती। पुरानी रस्म बदली नहीं जा सकती। हम तलवार उन्हीं के हाथों से लेंगे। तारीख गवाह है कि हमें बागी का सर काटने वाली तलवार हमेशा आपके हाथों से मिली है। आज भी ये रस्म आपके हाथों अदा होगी। मेरे ही बेटे को कत्ल करने के लिए आप मुझे से तलवार मांग रहे हैं महाबली? हम आपके बेटे के लिए नहीं, उस बागी के लिए तलवार मांगते हैं जिसने आपकी मांग से सिंदूर खरीद डालने का ऐलान किया है। क्या आप हमारी हिफाजत और आपकी जीत के लिए हमें तलवार नहीं देंगी? मेरी जीत तो कोई नहीं महाबली, मेरी तो दोनों तरह हार है। एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। और ये फैसला आपको अभी करना होगा। औलाद चाहिए या सुहाग?
कि आबरू पर सती हो जाने वाली राजपूत सुहागनों की मलिका रुक क्यों गई? जोशीली और खुददार कौम के सूरमाओं की गैरत उन बेटी हाथ क्यों कांप रहे? इन हाथों से अकबर आजम की तलवार क्या उठेगी जो अपने सुहाग की चूड़ियों का बोझ तक नहीं उठा सकते? आपने सुहाग की लाली मेरे माथे से मिटा तो दी, लेकिन अब आपको सलीम के खून से ये लाली लगानी होगी। सुहाग की कीमत अगर औलाद का खून है तो लीजिए तलवार और बड़ी खुशी से मेरे बच्चे को कत्ल कर दीजिए। मैं उस तक नहीं करूंगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि के आसिफ साहब ने इस फिल्म में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की ठान ली थी। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता था वो मुंह मांगे दामों पर लाया जाता था। एक किस्सा है जो आसिफ साहब की जिंदा दिली को बयां करता है। फिल्म में एक जगह तानसेन के रियाज की बात हुई है, जब शहजादा सलीम अनारकली से कहता है कि जिस वक्त तानसेन बुर्जी पर अपना रियाज शुरू करे तब तुम बाग में चली आना। अब जब तानसेन का जिक्र आया तो क्योंकि नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे तो उन्हें ही तानसेन को खोजने को कहा गया। नौशाद साहब ने एक ही नाम लिया और कहा कि आज के ज़माने के तानसेन तो सिर्फ बड़े गुलाम अली खां साहब हैं। नौशाद साहब के आसिफ के साथ बड़े गुलाम अली खां साहब के पास गए और उन्हें फिल्म के बारे में बताया। खां साहब ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो फिल्मों और नाटकों में नहीं गाते। इस बात पर के आसिफ झट से बोल उठे कि खां साहब गाएंगे तो आप ही, दाम भी आपका और शर्तें भी आपकी, इसके अलावा दूसरी बात नहीं बोलूंगा। खां साहब सोच में पड़ गए कि कैसे ना बोलकर टरकाएं के आसिफ को। फिर खां साहब को तरकीब सूझी। उन दिनों में टॉप के फिल्मी सिंगर जैसे रफ़ी साहब या लता जी 300 या 400 रुपए गाने का लिया करते थे। बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा, ठीक है गाऊंगा, लेकिन 25,000 रुपए लूंगा। नौशाद साहब हैरान हो गए, मगर उसके बाद जो हुआ वो सुनकर नौशाद साहब के होश फाख्ता हो गए। के आसिफ ने मुस्कुराकर अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहा, बस खां साहब 25,000, अरे आप तो अनमोल हैं, ये लीजिए 10,000 एडवांस। इस तरह खां साहब ने गाई ठुमरी, जो फिल्म में 1000 फुट तक चली, यानी पूरे 10 मिनट। पूरे 10 मिनट खां साहब की मधुर आवाज़ और पर्दे पर सलीम और अनारकली का रोमांस।
तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे सब की हद मुकद्दर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। बादशाह अकबर की फिल्म बनाने वाला शख्स खुद फैसले एक बादशाह की तरह तो लेता था, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में आसिफ साहब एक फकीर की जिंदगी जीते थे। कहते हैं कि मोहन स्टूडियो में जहां फिल्म का सेट लगा हुआ था, आसिफ साहब 10 साल तक उसी स्टूडियो में जमीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे, मानो जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। कई बार फिल्म के प्रोड्यूसर शाहपुर जी पलोन जी आते और बहुत नाराज होकर और खरी खोटी सुनाकर चले जाते, मगर आसिफ थे कि खोए हुए थे अपने सपने को साकार करने में। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान के आसिफ की नज़दीकियां निगार सुल्ताना के साथ बढ़ीं और दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि इस फिल्म को बनते हुए 10 साल का लंबा समय लगा,
तो कुछ अरसे बाद दिलीप कुमार के घर आने जाने में आसिफ साहब की मुलाकात दिलीप साहब की बहन अख्तर से हुई और फिर एक बार आसिफ साहब की ज़िंदगी में एक नई बहार आ गई। आसिफ साहब और अख्तर ने घर वालों की रजामंदी के खिलाफ जाकर निकाह किया और आसिफ साहब की दोनों बीवियां एक साथ एक ही घर में रहने लगी। हालांकि निगार सुल्ताना की दूरियां आसिफ साहब से बढ़ने लगी थीं और एक दिन उन्होंने आसिफ साहब को अख्तर आसिफ के साथ अकेले रहने को छोड़ दिया। आखिरकार एक दिन मुग़ल आज़म कंप्लीट हुई और इस फिल्म के कंप्लीट होने तक सभी बड़े कलाकार एक दूसरे से इतने खफा थे कि एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। इसीलिए फिल्म रिलीज होने के कई साल तक दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म को पर्दे पर नहीं देखा था। ये